Hello guys, welcome back to Ansarkari and I hope that you all must be doing great. So let's continue with our topic. तो major topic हम cover कर रहे हैं अभी type of market structure. उसमें we are doing the perfect competition market. So today we'll be taking up the supply curve of a firm. So इसके context में हम सारे जो भी dimensions हैं, sub points हैं, sub topics हैं, सब cover करेंगे. And we are doing this from class 12th NCRT for microeconomics. So supply, what do we mean by supply? हम डिमांड वाला कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड. सो यहाँ हम प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं. तो सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो चूज करता है कि कितनी क्वांटिटी उनको सेल करनी है मार्केट में, गिवन जो बाकी फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं. लाइक टेक्नोलॉजी इज नॉट चेंजिंग, जो प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो इनपुट्स है उनके प्राइसेस भी चेंज नहीं हो रहे हैं. तो ग्राफिकली अगर हम इसको प्लॉट करते हैं सप्लाई कर्व को, तो बेसिकली इट शोज कि क्या लेवल ऑफ आउटपुट है जो फर्म चूज करती है टू प्रोड्यूस कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द मार्केट प्राइस. मतलब डिफरेंट मार्केट प्राइसेस पे फर्म के आउटपुट डिसीजन, आउटपुट सप्लाई का डिसीजन कैसे चेंज होता है, तो उसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है सप्लाई कर्व. अब हम इसको डिवाइड करेंगे, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व और लॉन्ग रन सप्लाई कर्व को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे. So this is the diagram that we have it for the perfect competitive market structure. इसके पीछे का again, I've already explained you the reason behind the shapes of these curves. So यहाँ पे भी हम इस केस में जो बात कर रहे हैं शॉर्ट रन सप्लाई का वो फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन, तो यहाँ पे भी हम दो केस लेंगे. एक ऐसा केस जहाँ पे प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. सो सपोज मार्केट प्राइस जो है वो P1 है एंड दिस इज द मार्केट प्राइस इज फॉर केस 1, जब हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस ग्रेटर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से. सो ये मिनिमम पॉइंट है एबीसी कर्व का, यू कैन सी, एंड प्राइस लाइन इसके ऊपर लाई कर रही है. सो व्हेन वी इक्वेट दिस प्राइस P1 विद द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑन द राइजिंग पार्ट ऑफ द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दिस गिव्स अस द आउटपुट लेवल ऑफ Q1. सो ये आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है, हमने देखा था कि जो अपवर्ड पोर्शन है बेसिकली, मतलब ये आगे आपको डिटेल में आएगा क्योंकि हम सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं, तो ये सप्लाई कर्व लाई करता है अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट से जो क्रॉस होने के बाद ये वाला पोर्शन जो है ये सप्लाई कर्व है फर्म का, जो कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी है. तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस लाइन और एसएमसी कर्व इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें Q1 मिल जाता है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो फर्म प्रोड्यूस करेगी. अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इस आउटपुट लेवल पे Q1 पे, इट इज नॉट एक्सीडिंग द मार्केट प्राइस. क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का इस पॉइंट पे आप देखोगे तो ये ऑब्वियसली इट इज बिलो दिस प्राइस लेवल जो है P1, जो मार्केट में भी प्राइस लेवल चल रहा है फॉर दी क्वांटिटी जो फर्म प्रोड्यूस करेगी. तो ऑब्वियसली सिंस प्राइस ग्रेटर है देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो फर्म इट विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द आउटपुट लेवल ऑफ Q1. केस 2 की अगर बात करें, यहाँ पे हमने देखा था प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए एबीसी में फर्स्ट केस में. दूसरे केस में हम ले रहे हैं कि प्राइस अगर लेस देन है द मिनिमम एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो इस केस में सपोज हमने प्राइस अज्यूम किया P2 लेवल पे, तो ये आप देख सकते हो कि जो P2 का कर्व है इट इज बिलो दिस एबीसी कर्व. सो दिस इज द सेकंड केस दैट वी आर टेकिंग अप. सो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे कि जो मार्केट है, बेसिकली मार्केट प्राइस P2 लेवल पे फर्म वहां पे जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि यहाँ पे फर्म लॉस इनकर करने वाली है ना. हम इसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसके पीछे का प्रॉपर हम कैसे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड कैसे चेक करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम पहले लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो विल जस्ट रशिंग थ्रू क्विकली फ्रॉम दिस पार्ट. सो अगर हम बात करें सप्लाई कर्व की, सिंस हम फर्म के सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो हम इन दो केसेस को कंक्लूड करके ये बोल सकते हैं कि जो फर्म का शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है दैट इज द राइजिंग पार्ट ऑफ द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व फ्रॉम एंड अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पॉइंट के बियॉन्ड अपवर्ड्स, सिर्फ यहाँ से बेसिकली सप्लाई कर्व स्टार्ट हो रहा है एंड अपवर्ड्स तक पूरा ये जो एसएमसी कर्व है यही फर्म का सप्लाई कर्व होता है शॉर्ट रन के अंदर. क्योंकि इसके बिलो
फर्म कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी नहीं, तो इन अ वे हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन है फर्म के सप्लाई कर्व का। जैसे यहाँ पे ये ओरिजिन है, तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि ये सप्लाई कर्व यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब फर्म इस प्राइस लेवल तक इस प्राइस लेवल तक कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि अभी हमने ऊपर सेकंड केस में देखा था, क्योंकि प्राइस यहाँ पे बिलो है देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इस केस में फर्म जो है लॉस इनकर करेगी। तो दैट्स वाई सप्लाई कर्व इस पॉइंट से अपवर्ड्स की तरफ स्टार्ट हो रहा है। ऑल राइट, तो ये होता है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। सो दिस इज द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। यहाँ पे भी अगेन वही सिमिलर केसेस जो हमने शॉर्ट रन के केस में देखा, कि जब प्राइस इज ग्रेटर देन दी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो आप देख सकते हो प्राइस लाइन ऊपर है अबव दिस कर्व, जो इसका मिनिमम पॉइंट है, एंड जहाँ पे प्राइस लाइन और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो लॉन्ग रन वाला कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें Q1 मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फर्म विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, क्योंकि फर्म जो प्रॉफिट अर्न कर रही है इस पॉइंट पे, इस प्राइस लेवल पे और इतने आउटपुट लेवल पे। सेकेंड केस में प्राइस जब इट इज लोअर देन द एवरेज कॉस्ट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा केस फॉर द P2 प्राइस लेवल। सो आप देख सकते हो दिस इज क्लियरली बिलो दिस कर्व, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे फर्म प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे फर्म अगेन लॉस इनकर कर रही है लॉन्ग रन के अंदर भी। तो दैट इज वाई जब हम लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की बात करते हैं, तो इस केस में भी सप्लाई कर्व इस पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। ये सप्लाई कर्व का ओरिजिन पॉइंट है। इससे नीचे वाले प्राइस लेवल पे फर्म जीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, तो इसलिए सप्लाई कर्व इसके बिलो लेवल पे जो शेप होती है वो ये होती है, एंड उसके बाद जो एक्चुअल कर्व स्टार्ट हो रहा है ग्राफ पे वो यहाँ इस पॉइंट से क्रॉस होने के बाद स्टार्ट होता है। ऑलराइट, तो ये है लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। नाउ हम बात करेंगे कि फर्म शट डाउन पॉइंट कौन सा होता है। ग्राफिकली इसको समझेंगे कि शट डाउन पॉइंट फर्म का कौन सा पॉइंट है, मतलब कि फर्म कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगी, फर्म विल कंप्लीटली शट डाउन। तो शॉर्ट रन में वी सी दैट द फर्म इट कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज जो प्राइस है इट इज ग्रेटर देन दी ग्रेटर है या इट इज इक्वल टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये अभी हमने ऊपर भी देखा। सो लास्ट जो प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन है जहां पे फर्म प्रोड्यूस करती है पॉजिटिव आउटपुट, दैट इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, लास्ट प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन जहां पे फर्म प्रोड्यूस करेगी, इससे लोअर लेवल का अगर हम कोई कंजम्पशन बंडल देखेंगे या प्रोडक्शन बंडल देखेंगे, तो वहां पे फर्म विल नॉट प्रोड्यूस। व्हाई, दैट इज द रीजन, अगेन सेम ही रीजनिंग है। मतलब ये मिनिमम पॉइंट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, और ये बोल रहा है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों के बीच में, इससे बिलो जो होगा वहां पे फर्म प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि अगेन वहां पे फर्म लॉस इनकर कर रही है, और इसके अबव ऑब्वियसली फर्म को प्रॉफिट होगा, तो फर्म विल प्रोड्यूस। तो हमने बेसिकली लास्ट प्राइस आउटपुट बंडल की बात करी थी, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे लास्ट है। इससे अगर हम कम आउटपुट की बात करेंगे तो फर्म यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि हम मिनिमम पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये मिनिमम पॉइंट की जो सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा है। और सिमिलरली इज द केस फॉर द लॉन्ग रन ऑल्सो। सो मिनिमम पॉइंट ऑफ जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उससे बिलो फर्म नहीं प्रोड्यूस करेगी। तो बेसिकली ये जो मिनिमम पॉइंट है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में, इसको हम बोलते हैं शट डाउन पॉइंट है। मतलब इससे कम अगर फर्म प्रोड्यूस करेगी, आउटपुट कम प्रोड्यूस करेगी, जो मिनिमम पॉइंट कर्व है उससे अगर हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो फर्म विल नॉट प्रोड्यूस। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही शट डाउन पॉइंट है फॉर दी फर्म। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एंड देन हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो प्रॉफिट जो जनरल फॉर्मूला है वो हम देख चुके हैं, दिस इज द सिंबल फॉर प्रॉफिट, दिस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस द टोटल कॉस्ट। दिस इज जनरल जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ये इस तरीके का प्रॉफिट है दैट इज नीडेड टू कीप अ फर्म इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस। सो दैट इज बेसिकली मिनिमम लेवल का जो प्रॉफिट अमाउंट होता है उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, कि फर्म कम से कम बिजनेस रन करती रहे, अगेन फर्म शट डाउन ना हो। तो अगर वो जो मिनिमम लेवल का प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही है तो उसको हम बोलेंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट है, एंड फर्म विल continue to function, it will continue in the business. So जो नॉर्मल प्रॉफिट के अबव जो प्रॉफिट होता है दैट
द फर्म अर्न्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, उसको हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल सेंस में अगर हम प्रॉफिट बोले तो दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज कि फर्म बिजनेस में रहे, उससे एग्जिट ना करे, इतना तो फर्म कम से कम प्रॉफिट कमाई रही है, तो दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। एंड लॉन्ग रन में अगर हम बात करें, अ फर्म विल नॉट प्रोड्यूस इफ इट अर्न्स एनीथिंग लेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट। अगर लॉन्ग रन की हम बात करें, अगर नॉर्मल प्रॉफिट से कम ही फर्म प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, तो लॉन्ग रन में फर्म it will not run and it will shut down the business. Similarly, शॉर्ट रन में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। शॉर्ट रन में फर्म इट स्टिल कंटिन्यूज अगर उसका प्रॉफिट इज लेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट लेवल ऑल्सो। तो वो शॉर्ट रन की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली शॉर्ट रन में इंप्रूवमेंट हो सकती है, बट लॉन्ग रन में दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क आई कैन से। सो लॉन्ग रन में अगर नॉर्मल प्रॉफिट से कम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है तो फर्म विल नॉट फंक्शन, इट विल नॉट रन द बिजनेस, इट विल एग्जिट द मार्केट। शॉर्ट रन में अगर नॉर्मल प्रॉफिट से कम प्रॉफिट अर्न कर रही है तो स्टिल कुछ टाइम तक फर्म विल स्टिल फंक्शन and it will remain in the business. So a firm that earns only normal profit ही अगर वो earn कर रही है तो उसको अगेन हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपके प्रॉफिट इज इक्वल टू योर लॉस, ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है। तो जहाँ पे फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स, मतलब उसको कोई मेजर ऐसा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं कि आप बिजनेस में एग्जिस्ट करोगे, आपको कोई मेजर हार्म या मेजर लॉस नहीं हो रहा है अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। सो पॉइंट ऑफ मिनिमम एवरेज कॉस्ट कर्व, जहाँ पे सप्लाई कर्व इज कटिंग द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगेन यहाँ पे भी यही जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मिनिमम लेवल ऑफ LRAC कर्व पे, ये भी ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इसके बिलो फर्म लॉस अर्न करेगी, इसके अबव फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेगी। ऑल राइट, सो ये तीन चीजें हैं। आई होप ये डिस्टिंक्शन क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट कॉस्ट जहाँ पे आपको जो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो आपको गिव अप करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली चूज आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी। तो जिस चीज को आप गिव अप कर देते हो, जिसको आप नहीं चूज करते हो, वो आपके, अगर आप उसको चूज करते हो और उससे जो आपको बेनिफिट्स होते हैं वो आपका कॉस्ट है, क्योंकि आपने कोई और बंडल चूज किया है जिसके बेनिफिट्स डिफरेंट होंगे। सो कॉस्ट के टर्म्स में हम बोल रहे हैं जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप दूसरा बंडल चूज कर लो और उससे जो आपको बेनिफिट्स मिलते, अब उसका फायदा उठा लेते, बट अगेन आपने बंडल वन चूज किया। सो इसलिए जो बेनिफिट्स आपने यहाँ पे गिव अप किए उसको बोलते हैं कि आपने ये अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। सो दिस इज योर कॉस्ट दैट यू हैव लॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखे, सपोज आपको डिसीजन लेना है कि आप अपना पैसा या तो फैमिली बिजनेस में लगाओगे या फिर आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे, और आपको जो फायदा होगा वो आपको जो इंटरेस्ट बैंक देता है दैट वुड बी योर बेनिफिट। तो अगर आप चूज करते हो कि आपके पास जो पैसा है, आप अब एक ही काम कर सकते हो, या तो आप अपना पैसा फैमिली बिजनेस में लगाओगे, आप अपना अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करोगे। तो सपोज यू चूज कि आप फैमिली बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, तो यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, जो इंटरेस्ट आपको मिलता अगर आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, बट स्टिल आप इस चीज का फायदा नहीं उठा पाओगे क्योंकि आपने पैसा अपना सारा फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। सो इसलिए दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द इंटरेस्ट दैट यू हैव फॉरगॉन। ऑल राइट, नाउ विल टॉक अबाउट कि फर्म जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो फर्म है और उसका सप्लाई कर्व की हमने अभी तक बात करी, ग्राफिकली बात करी कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं सप्लाई कर्व को। तो सप्लाई कर्व को बेसिकली कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं या जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सप्लाई कर्व में शिफ्ट आएगा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, बट यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर्स की बात की गई है। पहला है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सपोज कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी हैं दैट इज ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक कैपिटल है एक लेबर है, एंड आपको गिवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ये फर्म डिसाइड कर चुकी है। तो सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन फर्म करती है जिसमें फर्म कम यूनिट्स ऑफ इनपुट यूज करके ही उतना अमाउंट ऑफ आउटपुट ही प्रोड्यूस कर पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली अगर आप कम इनपुट्स यूज करने के बाद भी उतना ही लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है वो कम हो रही है। इसकी वजह से अगर मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो हमने ड्रॉ किया था वो राइटवर्ड या बोल सकते हैं वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कम हुई है।
एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से ही हम बोल सकते हैं कि फर्म लोअर लेवल ऑफ इनपुट्स यूज करके ही सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रही है। तो जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है एंड वो फर्म के बिजनेस को फेवर करती है, तो उसकी वजह से जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब कि फर्म टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से ज्यादा यूनिट्स मार्केट में सप्लाई कर सकती है। अगर मैं इसको ग्राफिकली आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, वी हैव द ग्राफ्स बिलो। सो दिस इज here we have दिस इज द इनिशियल पोजीशन जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो ये ओरिजिनल कर्व्स। अब सपोज फर्म की जो हम बात करें कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की हम बात करें, तो अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है तो फर्म का जो हमने बोला कि जो उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस वुड बी द न्यू कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व आई शुड से। दिस इज सपोज MC डैश, एंड अकॉर्डिंगली जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो भी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो ये जो नया पॉइंट आएगा, दिस वुड बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट हम बोल सकते हैं, जहाँ पे फर्म प्रोड्यूस करेगी आउटपुट। बट अगेन इसको अगर मैं यहाँ पे भी प्लॉट करूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहा है, सपोज दिस इज द मिनिमम पॉइंट एंड यहाँ पे दिस इज हाउ इट इज कटिंग। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली वंस अगेन। सो डाउनवर्ड शिफ्ट हम बात कर रहे थे क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा है, एवरेज कॉस्ट कर्व, एंड इसके मिनिमम से वी हैव दिस मार्जिनल कॉस्ट कर्व कटिंग इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना आउटपुट लेवल पे जो है फर्म प्रोड्यूस करेगी। तो बेसिकली ये ओरिजिनल पॉइंट था, ये ओरिजिनल कर्व, ओरिजिनल सिचुएशन में मार्केट में फर्म ऑपरेट कर रही थी। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई, मार्जिनल कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से जो एवरेज कॉस्ट है वो भी कम आ जाएगी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट का भी एवरेज है। तो कहीं ना कहीं जो आउटपुट इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, एंड सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, टूवर्ड्स राइट, या आप डाउनवर्ड शिफ्ट बोल सकते हो। ये होता है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सेकंड फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई का, वो है इनपुट प्राइस में चेंजेस। सपोज इनपुट प्राइस में आप लेबर की बात करो, तो लेबर को फर्म को ऑब्वियसली इनकम, जिसको हम बोलते हैं वेज रेट्स, पे करने पड़ते हैं फॉर द लेबर आवर्स जो लेबर पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो हम सपोज यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि इनपुट प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, या हम बोल सकते हैं जो वेज रेट है लेबर को पे करना पड़ेगा फर्म ओनर को, वो इंक्रीज कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली अगर इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्म के लिए भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अब आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ वेज रेट पे करना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दिस, जो फर्म की मार्जिनल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो लेफ्टवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एंड जो सप्लाई कर्व है वो भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्म, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, क्योंकि इनपुट प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, तो फर्म अब मार्केट में लेसर यूनिट सप्लाई करेगी या लेसर यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी। तो इस केस में हम सेकंड केस की ये बात कर रहे हैं। ये ओरिजिनल हमारी सिचुएशन यही थी, एंड इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हुई, जो लेबर को वेज पे करना पड़ेगा वो इंक्रीज हो गया, तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व था वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया या अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये शो कर रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पे हम बेसिकली सपोज ये मिनिमम पॉइंट है, यहाँ से कट किया, तो जो आउटपुट फर्म सप्लाई करेगी मार्केट में दैट वुड बी लोअर अमाउंट। ये देख सकते हो, ये हमारा ओरिजिनल आउटपुट लेवल था, ये हमारा न्यू आउटपुट लेवल है। तो जो आउटपुट प्रोड्यूस किया फर्म ने वो रिड्यूस हो गया, बिकॉज इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो फर्म के लिए और एक्सपेंसिव हो गया है टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट्स। अब हम बात करेंगे कि यूनिट टैक्स क्या होता है, एंड अगेन उसका इम्पैक्ट क्या होता है सप्लाई पे। तो यूनिट टैक्स इस एक टाइप का टैक्स है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है पर यूनिट सेल ऑफ आउटपुट पे। तो जितना फर्म यूनिट ऑफ आउटपुट सेल करेगी उतना ही पर यूनिट टैक्स फर्म को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो सपोज यूनिट टैक्स जो है ₹2 टैक्स आपको हर यूनिट की सेल पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, एंड अगर फर्म सपोज 10 यूनिट सेल कर रही है तो फर्म को टोटल टैक्स, यूनिट टैक्स जो है ₹20 पे करना पड़ेगा। तो अगेन इससे हम फिर से जो फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई, एंड इसकी वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड अगेन जो भी हमने केस देखा, इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस की वजह से भी
a minute.